गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। शायद आप ठीक होंगे। हिली अकेडमी JRF में आपका स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पास में आपको एक बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा घंटी का, तो उसको आप दबा लो। उससे क्या होगा कि जैसे मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आप इस चैनल से बहुत सारी पॉलिटिकल साइंस की आपको वीडियोस मिल सकती हैं। जैसे अभी BA फर्स्ट की चल रही हैं, BA सेकंड की चल रही हैं, अभी BA फोर्थ की भी विद इन फ्यू डेज स्टार्ट हो जाएंगी। अभी UGC नेट के कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अभी इंडिया में अभी कोविड सिचुएशन चल रही है, बहुत डेंजरस टाइम से हमारी कंट्री चल रही है। तो आप जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो भी प्रोटोकॉल्स दे रहे हैं, जो भी आपको गाइडलाइंस मिल रही हैं, उनको फॉलो करिए और घर से बाहर नहीं आइए। कोई भी काम है तो आप उसको इग्नोर कीजिए। घर में जो आपके पास अवेलेबल है उसी चीज़ से काम चलाइए, उसी चीज़ से पढ़िए। मार्केट बिल्कुल भी नहीं आइए। अपना अच्छे से ध्यान रखिए। आज की लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके फॉर्मल पावर्स क्या है एंड उनकी पोजीशन क्या है। ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड आल्सो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे स्टेट के, हमारे नेशन के, और वो फर्स्ट सिटीज़न भी हैं। और जो उनकी वाइफ होंगी वो फर्स्ट फीमेल होंगे। एग्जीक्यूटिव पावर which are vested on him or in actual practice exercised by the Council of Ministers, and 42nd Amendment made it obligatory on the part of President to accept the advice of the Council of Ministers। कि जो एग्जीक्यूटिव पावर जो प्रेसिडेंट को दी है उनका यूज़ कौन करता है, उनको एक्सरसाइज कौन करता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक्सरसाइज करते हैं। और एक हमारे पास 42nd अमेंडमेंट आई थी। इस अमेंडमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी, जो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी, जो भी वो डिसीजन लेगी वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। वो जो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है प्रेसिडेंट को, वो कंपलसरी है, वो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया आइदर बाय बर्थ और नेचुरलाइजेशन। अब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए किसी कैंडिडेट को भारत की नागरिकता जो है वो होनी ही चाहिए, चाहे वो जन्म से हो या ऐसे नेचुरलाइजेशन से मिली हो। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए ये फॉर्मेलिटी है कि वो वहाँ के ही सिटीज़न होने चाहिए, बाहर से माइग्रेट हुए नहीं होने चाहिए। जैसे कोई यहाँ से माइग्रेट होके जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहाँ का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। प्रेसिडेंट बनने के लिए जो है वहाँ का ही सिटीज़न होना चाहिए ओरिजिनली। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर कोई बाहर से आके हमारी सिटीज़नशिप लेता है तो भी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल का जो है मिनिमम एज उनका होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट पोस्ट एक्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट्स। उनके पास कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होनी चाहिए कुछ चीज़ें छोड़ के। जैसे अगर वो पहले प्रेसिडेंट हैं तो बाद में भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या अगर वो वाइस प्रेसिडेंट हैं तो वो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन भर सकते हैं, या वो किसी स्टेट के गवर्नर हैं तो वो भी प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन भर सकते हैं, या कोई मिनिस्टर हैं यूनियन में हो या स्टेट में हो तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जैसे वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे तो उनको जो पहले वाली पोस्ट होगी वहाँ पे वो अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। फिर आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 और 55 जो हैं ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से डील करते हैं। आर्टिकल 54 एंड 55 lay down the procedure for election of the president. President is elected by an electoral college consisting of member of Lok Sabha, nominated, member of Rajya Sabha, non-nominated, and member of State Legislative Assembly, non-nominated, and the member of Legislative Assembly of Delhi and Puducherry.
इसमें दिल्ली, पुडुचेरी, अब उसके हमारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली पुडुचेरी के साथ लद्दाख और जम्मू कश्मीर का नाम भी आएगा। कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेगा, लोकसभा लेंगे और राज्यसभा के जितने मेंबर्स होंगे, लेकिन नॉन नॉमिनेटेड, जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो नहीं लेंगे, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो स्टेट असेंबलीज़ के हों, तो नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो नहीं लेंगे। अब जैसे अभी सचिन तेंदुलकर, उनको राज्यसभा में एंट्री मिली थी, और भी बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन्स को मिली है, तो वो नॉमिनेटेड पर्सन्स हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते हैं। तो आज के टाइम आपको याद रखना पड़ेगा कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एक पूरी बॉडी होती है वोट डालने के लिए। उसमें कौन कौन से आते हैं, लोकसभा के मेंबर्स लेकिन नॉन नॉमिनेटेड, राज्यसभा के मेंबर लेकिन नॉन नॉमिनेटेड, यानी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही वोट डालेंगे। फिर आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जितनी भी हैं उनमें भी जो इलेक्टेड पर्सन्स हैं वही नॉमिनेटेड वोट नहीं डालेंगे। फिर आता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली आएगा, पुडुचेरी आएगा, जम्मू एंड कश्मीर आएगा एंड लद्दाख आएगा। तो इन चार जो ये हमारे पास यूटीज़ हैं, इनके जो मेंबर्स हैं इनकी असेंबली के, वो भी वोट डालेंगे, लेकिन इलेक्टेड वाले, नॉमिनेटेड यहाँ भी वोट नहीं डालेंगे। अब है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए। एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है इस इलेक्शन के लिए, वो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए कैसे निकालते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, कि स्टेट की टोटल कितनी पॉपुलेशन है, टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इलेक्टेड इन द स्टेट मल्टीप्लाइड बाई 1/1000, ये पर थाउजेंड हम इस वैल्यू को निकालते हैं। तो बहुत सारी स्टेट्स, जैसे आप यूपी ले सकते हो, मध्य प्रदेश ले सकते हो, तो उनके एमएलएज की जो वैल्यू है वो पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी वैल्यू, वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, जैसे हमारी यूटी को ले लो। फिर आता है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी। एमएलए की तो वैल्यू हमने निकाली, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की निकालेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए जो है वो डिफरेंट आएगी, लेकिन वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी जो है ये सेम आएगी इस सब के लिए। द सम ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जितने भी एमएलएज हैं उनकी जितने भी सम आएगा टोटल करके वैल्यू का, डिवाइडेड बाय टोटल एमपीज इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में नॉन नॉमिनेटेड जितने एमपी हैं उतने, तो ये वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी निकल जाएगी। During the election of candidate, a quota is to be achieved by the candidate in order to win the election। एक मिनिमम कोटा जो है इलेक्शन विन करने के लिए उनके पास चाहिए, वो 50% से ज़्यादा चाहिए। अब उसको कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला दिया है, टोटल नंबर ऑफ पुल्ड वोट्स, कि कैंडिडेट ने कितने वोट लिए, डिवाइडेड बाई 1+1। तो फिर ये मैंने पूरा जो लिखा है, ये लाइन आगे तक दी है, ये ऐसे नहीं है, टाइपिंग एरर है। आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फुल्ड वोट डिवाइडेड बाई 1+1, ये है ना लाइन आगे तक नहीं है, जो +1 लिखा है ये +1 जो है सेपरेट है, यानी ये टोटल नंबर ऑफ फुल्ड वोट डिवाइडेड बाई 1+1 जो है, तो इससे +1 जो है ये इस लाइन से सेपरेट है, ये आपको ठीक करना पड़ेगा। फिर है ऑथ, जो ऑथ सेरेमनी होती है उनकी, वो कैसे होती है, क्या होता है। आफ्टर द इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट द प्रेसिडेंट टेक्स ऑथ इन प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो शपथ देंगे किनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, छुट्टी पे हैं, बीमार हैं, कुछ भी है, तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो शपथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फिर आता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो है पावर क्या क्या है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड वेरियस पावर्स एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वर एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत सारी पावर्स होल्ड करते हैं, उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन उन पावर्स का मेजॉरिटी ऑफ द पावर्स का यूज़ कौन करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करती है। फॉलोइंग और सम ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये कुछ नीचे जो है प्रेसिडेंट की पावर्स दी गई हैं, जैसे
फर्स्ट आती है वीटो पावर। आर्टिकल 111 डील्स विद वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डिंग टू द पासेज ऑफ बिल। जो आर्टिकल 111 है ये डील करता है जो हमारे प्रेसिडेंट की वीटो पावर है जो बिल के पास होने के लिए। व्हेन ए बिल इज सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल, मे विड्रॉ हिज असेंट टू द बिल, मे रिटर्न द बिल, इफ नॉट मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। जब प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है फाइनली दोनों हाउसेज से पास होके, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बिल जाता है साइन करने के लिए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, या तो उस बिल को जो है सिग्नेचर कर सकते हैं, अपनी असेंट दे सकते हैं, या उस बिल को सिग्नेचर नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा फिक्स टाइम तो नहीं है कि इतने टाइम में प्रेसिडेंट को जो है सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो कोई नहीं भी कर सकते हैं वो। मे रिटर्न द बिल, वो बिल को एक बार वापस भी कर सकते हैं। अगर वो मनी बिल है तो उसको वापस नहीं कर पाएंगे, तो अगर वो मनी बिल नहीं है तो एक बार उसको वापस कर सकते हैं वो। फिर अगर वो दोनों हाउसेज में जाता है, वो कुछ भी अमेंडमेंट नहीं करते, जैसे का वैसा ही बिल अगर दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, तो प्रेसिडेंट को जो है अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी, सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे, बिल पास करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। सम ऑफ हिज वीटो पावर्स आर गिवन, कुछ वीटो पावर जो है प्रेसिडेंट की वो गिवन है। कौन कौन सी हैं? एक आता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या है, विल होल्ड हिज असेंट टू द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। इसमें क्या है कि जो पार्लियामेंट बिल पास करके भेजता है तो वो उस पर अपने सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देते हैं, फॉर प्राइवेट मेंबर बिल्स इफ द कैबिनेट रिजाइन बिफोर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट टू द बिल। जैसे कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास करता है, प्राइवेट मेंबर्स हो गए कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, तो उनको छोड़ के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो प्राइवेट मेंबर्स हैं। तो उनमें से कोई किसी ने कोई बिल पुट अप किया होता है, बिल पास भी हुआ होता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाता है, लेकिन सिग्नेचर से पहले ही अगर सरकार गिर जाती है तो वो फिर प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। इन 1954 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद withheld his assent to the पेप्सू अप्रोप्रिएट बिल। एक पेप्सू अप्रोप्रिएट बिल आया था 1954 में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी जो असेंट है वो विद होल्ड की थी, सिग्नेचर्स नहीं किए थे बिल पे। फिर आता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या कहता है, इफ़ द बिल इज़ रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, अगर जो है प्रेसिडेंट बिल को वापस भेजते हैं पार्लियामेंट में उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ उसमें अमेंडमेंट करने के लिए, इफ़ दे रिटर्न अगेन इट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर अमेंडमेंट आर सिंपली, अगर कहता है कि जो पार्लियामेंट है प्रेसिडेंट के पास दोबारा बिल भेज दिया, चाहे वो सिंपल भेजे या चाहे कुछ उसमें अमेंडमेंट कुछ सुधार करके भेजे, द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज असेंट, प्रेसिडेंट को सिग्नेचर उस पर करने ही पड़ेंगे। इट मीन्स दैट द प्रेसिडेंट पावर इज़ ओवररिडन सिंपली बाय द कैबिनेट। इसका मतलब हो गया कि जो प्रेसिडेंट की पावर थी बिल पास करने की, वो जो है एक बैलेंस की, ओवरराइड की, किसने की, सिंपली कैबिनेट ने की हमारी। इन यूएसए देयर इज़ नो सस्पेंसिव वीटो इन इट्स प्लेस, देयर इज़ क्वालिफाइड वीटो विच मीन्स द हाउस नीड्स मेजॉरिटी टू ओवरराइड प्रेसिडेंट पावर। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे अगर जैसे बिल अगर प्रेसिडेंट वापस करते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा कि जो प्रेसिडेंट की उस पावर को कैंसिल करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। जैसे हमारी पार्लियामेंट ने सिंपल पास कर दिया तो आगे प्रेसिडेंट को भी करना पड़ेगा, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर कोई बिल वापस आता है तो वो उनकी पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा, यानी जो प्रेसिडेंट की पावर है उसको ओवरराइड करना होगा, एक बैलेंस करना होगा। पॉकेट वीटो, और पॉकेट वीटो क्या है, इन दिस केस प्रेसिडेंट नाइदर गिव्स असेंट टू द बिल नॉर रिटर्न इट। इसमें क्या है कि आप मान के चलो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, आपके पास कोई बिल आया तो आपने पॉकेट में रख दिया, ना तो आप वापस दे रहे हो ना आप सिग्नेचर कर रहे हो, यानी आपने वो भी उस बिल को एक पेंडिंग रख दिया। बिकॉज देर इज़ नो टाइम लिमिट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव विद इन हिज असेंट एज
देयर इज़ 10 days लिमिट टू द प्रेसिडेंट ऑफ USA, क्योंकि इंडिया के प्रेसिडेंट को संविधान में ऐसा कुछ टाइम मेंशन नहीं है कि इतने टाइम के अंदर जो है उन्होंने बिल को वापस भेजना है। जैसे कि अमेरिका में है कि कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो वो 10 दिन के अंदर उसको वापस भेजेंगे। 10 दिन के बाद जो मोर देन 10 डेज अपने पास बिल नहीं रख पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉकेट वीटो है ये इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ USA की। बट इन दिस केस द बिल शुड नॉट बी ए मनी बिल। लेकिन पॉकेट वीटो में क्या है कि जो मनी बिल है उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पॉकेट वीटो नहीं है। वो 14 डेज़ के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा और उसको प्रेसिडेंट वापस भी नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को सिग्नेचर उस पर करने ही पड़ेंगे। फिर आता है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में क्या है, फाइनेंशियल पावर में है मनी बिल कैन बी पुट इन पार्लियामेंट ओनली आफ्टर हिज परमिशन। कि जो भी मनी बिल होगा, हमने पढ़ा था मनी बिल फाइनेंशियल बिल हमने दोनों पढ़े थे, तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जो है जैसे पार्लियामेंट में पुट अप करना होगा तो उसके लिए पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल होना चाहिए। और वो कौन सी अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि बिल मनी बिल है या सिंपल बिल है, तो वो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, फाइनल अथॉरिटी। स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। तो अगर मनी बिल होगा तो प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी और मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही हम जो है सबमिट कर सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं। हालांकि वो राज्यसभा में भी पास होता है, लोकसभा में भी पास होता है, लेकिन राज्यसभा जो है उनको जो है उतनी पावर नहीं है। वो रिजेक्ट भी उस बिल को नहीं कर सकते, उन्हें सिंपली वो 14 डेज में पास करना ही पड़ेगा। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हैं। अपॉइंट्स फाइनेंशियल कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर। वो हर 5 साल के बाद जो है फाइनेंशियल कमीशन अपॉइंट करते हैं। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको सेंटर और स्टेट के बीच में किस रेशो से हम डिवाइड करें। उसके बाद आता है जुडिशियल पावर। फॉलोइंग और सम ऑफ द जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नीचे कुछ पावर्स दी गई हैं, ये जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। फर्स्ट आता है पैराडॉन, इट मीन्स कंप्लीट रिमिशन टू द ऑफेंडर। इसका मतलब हो गया कि बिल्कुल ही किसी सज़ा को माफ़ कर देना, कि कोई भी जो अपराधी है उसको जो है अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करना चाहे तो बिल्कुल ही क्षमा कर सकते हैं, यानी उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा। रिप्राइव, रिप्राइव में क्या है, इट मीन्स ए स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग प्रोसीजर फॉर पैराडन और कम्यूटेशन। कि इसमें क्या आता है कि कोई सज़ा है, चाहे वो डेथ सेंटेंस हो या कोई और हो, तो उस पर वो लगा अभी पेंडिंग रख सकते हैं उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हो सकता है कि उस पर कोई डिसीजन आना हो, पैराडॉन का आना हो, कम्यूटेशन का कोई डिसीजन आना हो। रिमिशन, इट मीन्स रिडक्शन इन द सेंटेंस विद नो चेंज इन टाइप। इसमें क्या आ जाएगा कि जो सेंटेंस है तो उसमें एक थोड़ा मतलब जो है रिमिशन होगी, थोड़ा उसको कंसेक्शन मिलेगी। जैसे कि ए 1 year इम्प्रिजमेंट रिमिशन इनटू 6 month ETC। जैसे 1 साल की इम्प्रिजमेंट होती है, 1 साल की सज़ा है, उसको हम 6 महीने में कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर 1 साल की कैद है तो 6 महीने की कैद है, मतलब उसमें टाइप में चेंज नहीं हो रहा है, उसमें जो टाइम है टाइम में चेंज हो रहा है, लेकिन टाइप चेंज नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि फांसी की सज़ा है तो उसको हम लाइफ इम्प्रिजमेंट में कर दें, ऐसा नहीं है। फिर आता है रिस्पाइट, इट डिनोटेड अवॉर्डिंग ए लेसर वन इन सर्टन केसेस ईजी फॉर प्रेग्नेंट वोमेंस। इसमें क्या होता है कि टाइप चेंज हो जाती है, जो सज़ा की टाइप है वो चेंज हो जाती है। और ये जो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं मैक्सिमम उनके लिए होता है
इसमें एक लेसर बिल्कुल हल्की सी सज़ा देते हैं उनको, क्योंकि जो गर्भवती महिला है अगर हम उनको सज़ा दे रहे हैं तो महिला ने तो ठीक है अपराध किया है, लेकिन बच्चे ने अपराध, बेबी ने अपराध नहीं किया है, तो वो सज़ा बेबी को भी लग जाएगी और उनके बेबी को खतरा हो सकता है अगर हम उनको ज़्यादा सज़ा दें। तो इसलिए क्या है, उन केसेस में एक बिल्कुल हल्की सज़ा देते हैं, कोई ज़्यादा नहीं। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन में क्या होता है, इट मीन्स रिडक्शन इन द सेंटेंस विद चेंज इन टाइप। इसमें क्या है, इसमें भी होता है कि रिडक्शन इन जो उसको सज़ा मिली है उसको कम कर देते हैं, लेकिन टाइप भी चेंज हो जाती है। जैसे कि डेथ सेंटेंस है, अगर मौत की सज़ा है तो उसको हम उम्र कैद में कर देंगे, तो अब मौत की सज़ा है, मौत की है वो, तो उसकी टाइप चेंज करेंगे तो वो उम्र कैद हो जाएगी। तो कम्यूटेशन में भी क्या होता है कि टाइप चेंज हो जाती है सज़ा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 के 5, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर आता है मिलिट्री पावर्स। ही होल्ड द फॉलोइंग मिलिट्री पावर। द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं तो उनके सुप्रीम कमांडर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। जो भी नियुक्ति होगी, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे एयरफोर्स के हो, अभी तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक पोस्ट क्रिएट कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो जो इन तीनों को सुपरवाइज़ करेंगे। यानी जो पहले क्या होता था कि आर्मी चीफ सेपरेट होता था, नेवी चीफ सेपरेट, एयरफोर्स के जो चीफ थे वो सेपरेट थे, यानी तीनों ही एक ही उसके लेवल के ऑफिसर्स होते थे, सेपरेट सेपरेट ऑफिसर्स होते थे। यानी हमारी जो डिफेंस फोर्सेस थी, पहले उसका स्ट्रक्चर क्या था कि सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और उसके अंडर 3 हेड ऑफ द आर्मी आते थे, हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस आते थे, आर्मी के चीफ आते थे, नेवी के और एयरफोर्स के। यानी इनका तीनों का जो लेवल था वो बराबर था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज कर दिया है। आप टॉप पे आ जाएंगे, सुप्रीम कमांडर आ जाएंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके नीचे आ जाएंगे चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो बिपिन रावत जी हैं वो, तो उसके नीचे जो है फिर आर्मी के चीफ आएंगे, नेवी के चीफ आएंगे, एयरफोर्स के चीफ आएंगे। यानी इन तीनों को मिला के जो है एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाई है, एक पोस्ट नई क्रिएट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्योंकि ऐसा देखा गया था आर्म फोर्सेस में कि इन तीनों फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी कमी रह रही थी, तो इसलिए इन तीनों को यूनाइट, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे वो एक इलेक्टेड पर्सनस थे, तो वो डिफेंस फोर्सेस को उतने, हालांकि वो सुप्रीम कमांडर थे डिफेंस फोर्सेस की, लेकिन वो उतने अच्छे से इनको हैंडल नहीं कर पाते थे इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो इसलिए इन तीनों को यूनाइट करने के लिए एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी। डिक्लेयर्स वॉर एंड कंक्लूड्स पीस। जो भी वॉर डिक्लेयर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और पीस अकॉर्ड किसी की कंट्री के साथ साइन होता है तो वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। हालांकि वो जो उनकी पावर का यूज़ कौन करेगा, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, कैबिनेट जो है वही करेगी। अब आता है डिप्लोमेटिक पावर्स। ही होल्ड्स द फॉलोइंग डिप्लोमेटिक पावर्स। इनकी जो है डिप्लोमेटिक पावर्स नीचे दी गई हैं। सेंड्स एंड रिसीव्स एम्बेसडर। एम्बेसडर जो बाहर जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भेजते हैं, और जो बाहर के एम्बेसडर आते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रिसीव करते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आर डन ऑन हिज नेम। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही साइन होती हैं। स्टेट emergency. Article 356 deals with the state emergency. It is also known as President's rule. During the state emergency, the President rules the state with the help of गवर्नर। अब जब राज्य में इमरजेंसी लगती है तो बहुत सारी स्टेट्स में बड़ी बड़ी लगती रहती है, तो जो ये इमरजेंसी लगती है तो इस टाइम भी प्रेसिडेंट रूल ही होता है, और प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर के थ्रू रूल करता है उस स्टेट पर। फाइनेंशियल इमरजेंसी। Article 360 deals with the financial emergency. President of India can declare the financial emergency in India except in Jammu and Kashmir लिखा था, अब तो जम्मू कश्मीर में भी ये लाइन आप काट देना, जम्मू कश्मीर में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। जो 360 है वो अवेलेबल है अब जम्मू एंड कश्मीर में भी। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो इंडिया में, पूरी इंडिया में या भारत के किसी कॉर्नर में फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, उनमें ये पावर है। लेकिन आज जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू
नहीं हुई है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा है तो 356 जो है ये, तो यही वाली इमरजेंसी जो लगी है, स्टेट इमरजेंसी सबसे ज़्यादा लगी हुई है। तो 360 जो है ये सबसे कम लगी है। 360 सबसे कम नहीं लगी है कि कभी लगी ही नहीं है, कभी ऐसी भारत में कभी ऐसी नौबत आई ही नहीं 360 इमरजेंसी लगाने की। तो आप लेक्चर को अच्छे से रिपीट कीजिएगा, अच्छे से देखिए। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न लगेगी। तो आप लेक्चर को अच्छे से देखिए। तो कोविड सिचुएशंस में आपका अपना खुद से अच्छे से अपना ध्यान रखिए, और घर से बाहर नहीं निकलिए, अपना मास्क पहन के रखिए, और जहाँ हो वहाँ अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।